नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। मैं बात करने वाली हूँ DSSP के एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के। खास तौर पर पार्ट वन की मैं यहाँ पर चर्चा आपसे करने वाली हूँ, क्योंकि पार्ट वन अगर हम ट्रेंड ग्रेजुएट की बात करें या पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, जो भी हाल फिलहाल में हमारे 1841 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कुछ नॉन टीचिंग की भी पोस्ट है। पार्ट वन जो है वो आपका कॉमन है, पोस्ट ग्रेजुएट में भी कॉमन है और यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट में भी कॉमन है। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है ये 40% वाले क्राइटेरिया को लेकर के, जो कहीं ना कहीं आपकी मेरिट में आपके अप्रोच के लिए वहां तक जाने के लिए आपको 40% का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी 40% के क्राइटेरिया को, और आपको किन किन किताबों की आवश्यकता पड़ेगी इसको तैयार करने के लिए, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की PYQs इसमें कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो तीनों को एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बिल्कुल मैं आपसे हमेशा जो कहती हूँ कि सिलेबस हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। अगर सिलेबस आपके हाथ में नहीं है तो आप ये मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं आप अपने हर एक पॉइंट से कहीं ना कहीं लैग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर आप दिन में कम से कम 1 से 2 बार सिलेबस को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कम से कम दिमाग में चीजें आपके बैठ जाती है कि सिलेबस को किस तरीके से हमें कवर करना है, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमारी होनी चाहिए और किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। वो सिलेबस इसलिए बहुत अहम रोल यहाँ पर प्ले करता है। तो हमेशा आपके टेबल पे सिलेबस हो, डजेंट मैटर वो हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी में, लेकिन होना जरूरी है आपके लिए। तो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ पार्ट वन को लेकर के। तो पार्ट वन देखिए, अब पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट वन का जो कॉमन सिलेबस है यहाँ पर क्या आपसे पूछा जाने वाला है। पार्ट वन की जब हम कॉमन सिलेबस की बात करते हैं, जो कि DSSB में बहुत लंबे समय से पूछा जा रहा है और अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है पार्ट वन में। जनरल अवेयरनेस आपकी 20 नंबर की है, न्यूमेरिक एबिलिटी 20 नंबर की है, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 नंबर की है, और यहाँ पर कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया है हिंदी 20 नंबर का और इंग्लिश 20 नंबर का। यानी कि अगर इन टोटल सारे के सारे सेक्शंस को जोड़ लिया जाए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी को, तो कुल मिलाकर के 5 सेक्शंस हमारे यहाँ पर कवर हो रहे हैं। 20 नंबर का एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पर वेटेज रखता है, यानी 100 नंबर का। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जहां पर कंसिडरेशन रखता है यहाँ पर 200 नंबर का पेपर का, 100 नंबर पार्ट वन और 100 नंबर पार्ट बी, जो सब्जेक्ट कंसर्न है आपका। पोस्ट ग्रेजुएट में वही टाइमलाइन बढ़ जाती है आपकी, 300 नंबर का हो जाता है, 100 नंबर आपका यहाँ पर पार्ट वन अगेन कंसिडर करता है, 200 नंबर आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहता है। पार्ट वन जो कि दोनों में कॉमन है, जो कि मैंने शुरू में ही आपसे चर्चा की। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो 40% क्राइटेरिया हम ये समझ लेते हैं। देखिए, मैं ओवरऑल जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 40% मार्क्स लेने आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि भाई 40% मार्क्स यहाँ पर आपको टोटल मिला करके मैं बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर सेक्शंस में से नहीं। GA का, न्यूमेरिक एबिलिटी का, यहाँ पर रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का, पांचों को मिला करके आपको 40% मार्क्स लेने आवश्यक है 100 में से। बिल्कुल वैसे ही अगर आप सब्जेक्ट कंसर्न की तरफ जाते हैं, चाहे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आपका यहाँ पर 100 नंबर का है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर आपका 200 नंबर का है, उसमें भी 40% मार्क्स आपको लेने आवश्यक है। यानी पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मिलाकर के आपको 80 नंबर लेने आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर अगर 200 नंबर का आपका ट्रेन ग्रेजुएट का पेपर है तो आपको 200 में से 80 मार्क्स लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये नहीं है कि भाई 80 नंबर आप लेकर के क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर को, यहाँ से आपकी बनेगी मेरिट। 80 नंबर लेने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, और अगर आपने अच्छे खासे नंबर यहाँ पर दर्ज किए होंगे, स्कोर किए होंगे, तब आपका जो पेपर है वो फर्दर जो है काउंट किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, और उसके बाद स्टार्ट होगा यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये था 40% क्राइटेरिया। देखिए, इसके बारे में चर्चा करनी इसलिए ज्यादा जरूरी थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक यही कंफ्यूजन है कि भाई 40% क्राइटेरिया है क्या, क्योंकि हम कई बार सिलेबस को देख करके ब्लाइंडली तैयारी करना शुरू कर देते हैं और हमारा जो बाकी का जो फोकस होता है वो होता है सब्जेक्ट कंसर्न के ऊपर। यहाँ पर ये आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है कि बैलेंस को मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नहीं है कि पार्ट वन आपने काम भर पढ़ लिया और पार्ट टू के ऊपर आपका फोकस ज्यादा बढ़ गया है। फोकस दोनों के ऊपर बैलेंस बना करके आपको रखना है, जो कि आपको पेपर को क्वालिफाई करवाने से पहले मेरिट में पहुंचाने के लिए आवश्यक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं बात करूंगी इंपॉर्टेंट बुक्स की। देखिए, हालांकि मैंने आपको हमेशा स्टैंडर्ड्स किताबों को लेकर के बात की है, और मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी जो प्रमोशनल नहीं है। जो भी मैं यहाँ पर कह रही हूँ ये मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जो DSSB में बच्चे बैठते रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर, या फिर जो एक कॉमन डिस्कशन होती है उसके ऊपर ही मैं चर्चा करूंगी। तो जनरल अवेयरनेस अगर मैं शुरू करूँ तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ में ज्योग्राफी का और थोड़ा बहुत
इकोनॉमी का सेक्शन आपसे पूछा जाता है, वो भी करंट कई बार बेस्ड भी पूछ लिया जाता है, तो उसका कोई और छोर नहीं है कि भाई इतना ही आपसे पूछा जाएगा। वैसे में एक स्टैंडर्ड किताब अगर मैं सजेस्ट करूं आपके लिए तो वो है आपकी लूसेंट। मैंने हमेशा आपकी वीडियो में डिस्कस की है। अगर लूसेंट का सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर सब्जेक्टिव आप पढ़ चुके हैं जो वन लाइनर होती है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो बीट द कंपटीशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने इसकी हार्ड कॉपी, माफ कीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी भी शेयर की है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, तो उसको आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लूसेंट मैं हमेशा सजेस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि एक बहुत ही ऑथेंटिक किताब है और आपके लिए इजी टू जो है समराइज तो है ही, और आप आसानी से उसको याद भी कर सकते हैं चीजों को। पतली सी किताब है, प्रैक्टिस करना भी इजी हो जाता है। और अगर ये किताब आपके पास उपलब्ध नहीं है तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव किताब भी आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बाइलिंगुअल जो है अवेलेबल रहती है, ये हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो ये लूसेंट की आपकी जो किताब है ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर इसका भी पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा, तो इसको भी आप एक बार देख पाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं यही किताब आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ और इस बार भी करूंगी। लेकिन वही बात है कि निर्णय आपका ही रहेगा कि आप किस किताब के साथ जाना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं जनरल अवेयरनेस को कवर करने के लिए, लेकिन सीधी सी बात है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन किताब के ऊपर आपका फोकस करना और उसको लेकर के आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे नंबर्स ऑफ द किताबों को कलेक्ट करने में, उतना ज्यादा आपको समस्या होगी क्या पढ़ें क्या छोड़ें और क्या हम नहीं पढ़ें, इसको लेकर के समस्या होने वाली है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए मैं आपको देखिए, अगर आप किताब की बात करेंगे तो स्टैंडर्डाइज किताब आर एस अग्रवाल की है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आर एस अग्रवाल को जाकर के किसी भी किताब को ना देख करके यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो ये काफी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं क्वेश्चंस के जो अंडरस्टैंडिंग और उसकी अप्रोच को अंडरस्टैंड करने में। क्योंकि मैंने हमेशा एक बात आपको बोली है कि नो डाउट कॉन्सेप्ट्स, माफ कीजिए, जो क्वेश्चंस है वो कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हमेशा ही रिपीट होंगे। अगर नंबर सिस्टम आपसे पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार नंबर सिस्टम में फॉर्मूला कुछ और लगा करके पूछ लेगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि सवालों का जो अप्रोच है वो कहाँ से बन रहा है, सवाल आ कैसे रहे हैं, सवालों का स्टैंडर्ड कैसे है ना। अगर मान लेते हैं कि भाई DSSB का हमारे पास 15 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और नाना करते नवंबर जाते जाते यहाँ पर, या अक्टूबर लास्ट में अगर DSSB पेपर ले लेता है, क्योंकि उसका इतिहास रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में पेपर लेकर के खत्म कर देते हैं वो लोग, है ना। तो यहाँ पर मोटी मोटी किताबें पढ़ने आपके लिए काफी मुश्किल हो पाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का कोई भी एक ऐसी किताब जो कि पूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर रही है, कवर कर रही है, आप उसके साथ बेशक जा सकते हैं। नहीं तो बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, क्योंकि आपको अगर आप अभी नहीं देखेंगे तो आगे देखना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। तो वो मैं सजेस्ट करूंगी PYQ के साथ। बाकी किताब अगर आपको लेनी है तो वो मैं उसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर बात करूंगी हिंदी और इंग्लिश को लेकर के। देखिए, आपसे बहुत टफ इंग्लिश और हिंदी नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत जो है आसान भाषा आपसे पूछी जाएगी, चाहे वो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे ग्रामेटिकल पोर्शन हो। उसमें DSSB की डिमांड रहती है कि भाई प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो, है ना, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर पकड़ हो आपकी, जो कि आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, तो वो काफी हद तक अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी रहेगा। तो ये भी चीज ध्यान में रखिए कि हिंदी इंग्लिश का जो सिलेबस है, चाहे वो संधि की बात हो, संधि विच्छेद हो, इंग्लिश में मैं यहाँ पर एग्रीमेंट्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, तो देखिए अगर आपके पास कोई भी किताब पड़ी हुई है तो आप किसी भी किताब के साथ जा सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर कवर करती है। दोबारा से अगर मैं कहूँ तो अरिहंत की या फिर लूसेंट की किताब ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ऑथेंटिक किताब है और पूरा का पूरा जो A से लेकर के Z तक का जो पूरा का पूरा सिलेबस होता है वो पूरा पूरा कवर करती है ना। इसके अलावा अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किताब अगर आपके पास पड़ी हुई है और जो हिंदी का और इंग्लिश दोनों का सिलेबस अगर कवर कर रही है तो बिल्कुल आप उसके साथ जाइए। इसमें कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि आप हर पेपर के लिए नई किताब यहाँ खरीदते रहेंगे। और ये तो रही किताबों की बात, जो पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर दिया है कॉमनली। मैंने जनरल अवेयरनेस से लेकर के हिंदी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है। जो 5 सेक्शन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं, 40% मार्क्स आपके लिए जरूरी रहेंगे। जो कि अब चर्चा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो है आपका PYQs, यानी प्रीवियस ईयर पेपर। DSSB की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपको 2012 के बाद से सारे के सारे PYQs आपको विद आंसर्स मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे हैं तो बीट द कंपटीशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, वहां से भी जाकर के फाइल सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
जहां पर आपको केवीएस के, एनवीएस के और DSSB के सारे जो पीवाईक्यूज है, आर्मी पब्लिक स्कूल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तो उसको भी आप देख पाएंगे, है ना। देखिए पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने एक चीज हमेशा बोली है, आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है अगेन 60-40 रेशियो का। 60% जितना आपने पढ़ा है, लेकिन 40% क्या है आपका प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखाती है, ये प्रदर्शित करती है कि भाई पेपर का पैटर्न कैसा और एग्जामिनरी बॉडी आपसे पूछने क्या वाली है ना। तो पेपर के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में बदलाव कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं यहाँ पर अलग से भी ट्रेन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर सब्जेक्ट कंसर्न के ऊपर चर्चा करूंगी, लेकिन काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा कि यदि आप पार्ट 1 के लिए स्पेसिफिकली जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना। DSSB की अगर मैं बात करूं, केंद्रीय विद्यालय की बात करूं, नवोदय विद्यालय समिति की बात करूं, आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करूं, इनका जो पैटर्न रहता है, और अभी तो EMRS भी आपको इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इनका जो पेपर 1 पार्ट 1 जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बदलाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उसको एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। उससे आप काफी हद तक ये जान पाएंगे कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, कितने लेवल का जो सिलेबस यहाँ पर कवर करना है, और कितना आपको अटेम्प्ट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस इकलौती एक ऐसी चीज है जो कि आपका सिलेक्शन करवाएगी। क्योंकि देखिए अब हम इस चरण पर आ गए हैं, स्टेज पर आ गए हैं, जहां पर हमें चीजों के बारे में ठीक ठाक नॉलेज हो गई है, चाहे सब्जेक्ट कंसर्न है, चाहे आपका पार्ट 1 है, चाहे वो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई आपने अपनी जो एक्सपीरियंस जो आपने पुराने एग्जामिनेशन से लिए हैं, आप चाहे पहली बार भी बैठने जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से आपको अपनी नॉलेज को होल्ड करना है, कमांड कितनी स्ट्रांग बनानी है, ये काफी हद तक तय करेगा आपका प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज। तो उसको जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जो क्वालिफाइंग से लेकर के जो आपका बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे पेपर पैटर्न, पार्ट 1 का ही मैंने डिस्कस किया, क्योंकि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी यदि आप पार्ट 1 में 40% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात कर रही थी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। आई होप दिस सेशन इज कम्प्लीटली यूजफुल, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और अदर बेटर कंटेंट के साथ, जो कि बिल्कुल आपकी मदद करने वाले यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।